नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। और आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और भारत में हर साल लगातार कैंसर से डेथ के मामलों में बढ़ोतरी भी हो रही है, जो कि चिंता की बात है। लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर के लक्षणों का पता चल जाए तो कैंसर का सफल इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कैंसर के लिए जागरूकता। और इसलिए आज के हमारे एपिसोड में हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से क्लिनिकल डायरेक्टर एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन मर्दा। डॉक्टर सचिन, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार शुभांगी जी। डॉक्टर सचिन, कैंसर पर हम बात करने वाले हैं और कैंसर ये नाम सुनते ही लोगों में एक डर आ जाता है। क्या ये इतना खतरनाक है? सबसे पहले तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ ये IBC 24 चैनल पे आके, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप हेल्थ अवेयरनेस के लिए, कैंसर के लिए इतना ऑडियो विजुअल मीडिया से आप इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। दिस वेरी वेरी ग्रेट थिंग एंड आई कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट। डे इन डे आउट हम कैंसर के ट्रीटमेंट, सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, लेकिन वो एक दो पेशेंट या उसके रिलेटिव्स से अराउंड ही इन्फॉर्मेशन जाता है, जागरूकता जाती है। लेकिन आप इस चैनल के ज़रिए जो आप लाखों करोड़ों लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत सबको धन्यवाद देता हूं। टीम IBC, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। और जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए। यस, अब मैं ये फील्ड में 20 से 25 साल तक हूँ और अभी तक हमने कई लाखों पेशेंट की ट्रीटमेंट की है। मैंने खुद ने 12,000 से ज़्यादा सर्जरीज की है और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन बेसिक चीज़ है ये क्यों बढ़ रहा है, तो इसके लिए आई थिंक फर्स्ट ब्लेम विल गो फॉर द लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें लाइफस्टाइल में काफ़ी पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि हमारा रहन सहन है, खान पान है, एडिक्शंस है, या अब हमारी खुद की जो एक्सरसाइज, फिज़िकल फिटनेस, स्ट्रेस, हर चीज़ इसमें आती है। और अगर हम ये सब का आई थिंक आगे आगे क्वेश्चन में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, बट आई थिंक दिस इज़ द होल इसेंस। अगर कैंसर जल्दी स्टेज में, जैसे शुभांगी जी ने बताया, अगर उसको इन डायग्नोसिस होता है तो 100% इसमें सक्सेस के चांसेस है। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, कैंसर को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे करने वाले हैं, लेकिन देखिए आपका जो सफ़र है, आपका जो करियर है वो बहुत ही लंबा है। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्षेत्र में आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि देखिए आपने इतनी सर्जरीज की है कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं शुरुआत इसकी कैसे हुई, कैसे आपने शुरुआत की? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई विल गो बैक मे बी 25-30 years पीछे जाऊंगा, एंड टू बी फ्रैंक आई टेल यू हाउ आई एंटर्ड इनटू द सिस्टम। मेरे बड़े भैया डॉक्टर है और वो एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि मैं भी डॉक्टर बनूं। और 12th के बाद मेरे जो एंट्रेंस है उसमें अच्छे मार्क्स आए। फिर मैंने MS मुंबई से किया, MCH टाटा मेमोरियल से मुंबई से हुआ, और हर बार मेरे गोल्ड मेडलिस्ट अपर रैंक में रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि, एंड दिस इज़ आई डोंट नो हाउ कोइंसिडेंट इट इज़, जब मैं छोटा था तो हमारे घर पे हमारे पापा जी की स्कूटर थी, जो बजाज स्कूटर, और मेरे को उसका सर्विसिंग करना बहुत अच्छा लगता था। मैं उसका वो प्लग रहता था, वो क्लीन करना, वो बॉलेट खोलना, वापस वो लगाना, एंड समहाउ आई यूज्ड टू लाइक इट। और आई थिंक समवेयर दैट इज़ इन माई बैकग्राउंड कि जो जैसे मैं वो गाड़ी का सर्विसिंग करना मेरे को पसंद था, उसी टाइप का अब मैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। उनकी बॉडी खोल रहा हूँ या उनमें जहाँ पे कट करना है, जॉइन करना है, ट्यूमर निकालना है, ये सब चीज़ें, इट इज़ आई थिंक इन दैट वे। सो सम कहीं ना कहीं वो सीड वो टाइम पे हो गया था। और फिर मेरे, जैसे मैंने बताया, बड़े भैया डॉक्टर थे, हमारे फैमिलीज़ में काफ़ी डॉक्टर्स है, सो दैट वाज वन इंस्पिरेशन। सो आई बिकेम मेडिकल प्रैक्टिशनर, सर्जन। लेकिन कैंसर स्पेशलिटी क्यों सिलेक्ट की, उसके पीछे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। मेरे जो बॉस थे मुंबई में, वो कैंसर के कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते थे, जैसे लिवर कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, और एंड वो जब मैं उनको असिस्ट करता था एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरे को बहुत ऐसा चैलेंजिंग रहता था। एंड आई समहाउ आई ऑलवेज सिलेक्ट द चैलेंजेस। मेरे को ऐसा समथिंग न्यू या चैलेंजिंग वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। और जब वो ट्रीटमेंट किए हुए पेशेंट जब आते हैं और जिस तरीके से वो हमको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं
कि कैंसर में से हमारी मुक्तता हो गई या बहुत अच्छा लगा, एक लाइफ प्रिजर्व मतलब सेव करने का जो चांस है, एंड दिस ऑल दोज थिंग्स आर इन अ बैकग्राउंड हाउ आई बिकेम द डॉक्टर, एंड आई थिंक दैट इज़ माई कॉलिंग। तो आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और वह मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम there is zero regret and I am very happy that I can make a difference in so many patients' lives. बिल्कुल डॉक्टर सचिन, मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोगों का जन्म उस काम के लिए ही हुआ रहता है, तो ये कहीं उससे जुड़ा हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। डॉक्टर सचिन, इस वक्त आप यशोदा हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, तो यहाँ पर क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं हैदराबाद से हूँ और हमारा यशोदा हॉस्पिटल 4000 बेडेड के उसके 4 ब्रांचेस है। टोटल बेड कैपेसिटी 3.5 से 4000 है। 1200 कंसल्टेंट है, हर डिपार्टमेंट्स है जिसमें राइट फ्रॉम ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर का जो हाईएस्ट ट्रीटमेंट है जैसे रोबोटिक सर्जरी है, हाईपेक सर्जरी है, इम्यूनोथेरेपी है, और जो IMRT, IGRT, MR लिनैक थेरेपी जो हाईएस्ट रेडिएशन के मशीन्स है, ये सब चीज़ें अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर स्पेशलिटीज़ लाइक ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हर तरह के का ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। एंड नॉट ओनली लोकल पेशेंट बट वी ट्रीट ऑलमोस्ट एवरी डे OPD सर्जरीज, लोकल पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट्स। हमारे 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में से हमारे पास आज पेशेंट्स आते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड to the Yashoda Hospital as a clinical director, and we have one of the best team, one of the best infrastructure, not only in India but I can say all over the world. बिल्कुल डॉक्टर सचिन, अगर मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करूं तो पूरे देश में कई हॉस्पिटल है जहां पर ये डिपार्टमेंट है, लेकिन यशोदा हॉस्पिटल इनसे कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है इसमें? यस, तो हर चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि वी आर वन एज अबाउ। जैसे कि मैंने बताया, जो लेटेस्ट रोबोटिक सिस्टम है, डा विंसी रोबोटिक सिस्टम, जो XI मॉडल है, वो हमारे हॉस्पिटल में 3 यूनिट्स है वहाँ पे है, जिसमें हम एवरीडे ऑलमोस्ट 20 से 25 रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। उसके बाद जो MR लिनैक है, जो इंडिया का बेस्ट है एंड द फर्स्ट है, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में है। और जो टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ साथ वी हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे DNB है या ऑन्कोलॉजी है या हर एक तरह के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऑफिशियली DNB वी गेट सीट्स फॉर एवरी ईयर, 2 to 4 सीट्स एवरी ईयर। और ये सब चीज़ें, इसके साथ साथ हमारे साथ जेनेटिक प्रोफाइलिंग के डॉक्टर्स हैं, जिससे जेनेटिक मैपिंग करते हैं। जैसे कि कई बीमारियां, कैंसर्स हेरिडेटरी होती है, तो उसके लिए हम जेनेटिक प्रोफाइल करते हैं। वी हैव काउंसलर्स, क्योंकि कैंसर डिसीज जैसे आपने बताया, इट इज़ लाइक एंटीनाज खड़े हो जाते हैं, डर लगता है, एंग्जाइटी, एजिटेशन रहता है, तो उनके लिए काउंसलर्स है, स्पेशल काउंसलर्स है जो उनकी देखभाल करते हैं। and then everything, insurance department, national, international, everything in place. So these are the things which makes a little one edge above compared to other hospitals. बिल्कुल डॉक्टर सचिन, अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर में रोबोटिक सर्जरी आजकल काफ़ी चर्चा में है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है? यस, जब मैं रेसिडेंट था 20 साल पहले, जब हम सर्जरीज करते थे तो उसके लिए जो भी प्लानिंग रहता था वो हम मैनुअल करते थे और डिस्कस करके करते थे। लेकिन अभी जो रोबोटिक सिस्टम्स आ रही है, इसमें क्या है, लाइक ट्रेडिशनल सर्जरीज जो पेशेंट रहता है उसके पास हम जाके कट करके जॉइन करके वो सर्जरीज हम करते हैं। बट अभी रोबोटिक सिस्टम में पेशेंट अलग रहता है, डॉक्टर्स बाजू में एक कंसोल पे बैठता है और उसके साथ साथ हमारे जो रोबोटिक असिस्टेंट टीम है वो रहती है। तो इट इज़ लाइक लेमैन्स लैंग्वेज, इट इज़ लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई हैव अ जॉयस्टिक्स इन माई हैंड, जो मेरे उंगलियों के इशारे पे रोबोटिक सिस्टम के जो आर्म्स रहते हैं उसको बोलते हैं रोबोटिक आर्म्स, जैसे ह्यूमन आर्म्स, वो इधर पेट में या चेस्ट में जहाँ पे भी हमको ऑपरेशन करना है वहाँ पे वो रोबोटिक्स आर्म्स रहते हैं। और जैसे मैं मेरी उंगलियां हिलाता हूँ वैसे वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट जो कटिंग है, कॉटरी है, स्टेपलर्स है, ये सब चीज़ें करते हैं। और उसके साथ साथ जो जूम टेक्निक है, जैसे हमारा कैमरा जूम रहता है, वैसा जो रोबोटिक सर्जरी का जूम टेक्निक इट्स वेरी वेरी एक्सेलेंट। जैसे 10x जूम बोलते हैं, जिसमें हमको
पेशेंट के अंदर के छोटे छोटे ऑर्गन्स, इम्पॉर्टेंट नर्व्स, वेसल्स बहुत क्लैरिटी से, बहुत प्रिसीजन से हम देख सकते हैं। एंड वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द असिस्टेंट, एवरीथिंग इज़ इन माई कंट्रोल। मेरे पेडल्स रहते हैं जिसमें मैं कैमरा मूव ऑन कर सकता हूँ, अलग अलग एनर्जी डिवाइसेस रहते हैं वह मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, फिंगर्स से मैं सर्जरीज जो इंस्ट्रूमेंट है वो कर सकता हूँ। इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ ये है कि नेचुरली ह्यूमन रिस्ट हैज़ ओनली 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब थोड़ी ही दिशा में हम उंगली घुमा सकते हैं, रिस्ट घुमा सकते हैं। लेकिन जो रोबोटिक आर्म्स है, रिस्ट है, उसमें हर तरीके में वो इंस्ट्रूमेंट घूम सकता है। तो जहाँ पे एनाटॉमिकली कंस्ट्रेंड एरियाज़ है, जहाँ पे बहुत कम जगह है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे बहुत ही ईजिली सर्जरी हो जाता है। सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस आई कैन से द। और उसमें हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसमें हम रिव्यू भी कर सकते हैं, उसमें पूरा हमारे पेशेंट के सीटी स्कैन, उसके सोनोग्राफी इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स उसमें डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रोबोटिक सिस्टम से जब हम सर्जरी करते हैं तो रिकवरी फास्ट होती है और अच्छी होती है। डॉक्टर सचिन, आपसे कैंसर के टाइप्स के बारे में हम समझना चाहते हैं। और यशोदा हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैंसर के कौन कौन से टाइप्स में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है? यस, जैसे कि हर एक कैंसर ऑर्गन के हिसाब से कैंसर होता है और जिसमें 4 स्टेजेस रहती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। कोई भी कैंसर जो फर्स्ट सेकंड स्टेज में आता है उसको सर्जरी या सिंगल मोडालिटी हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर वो थर्ड फोर्थ स्टेज में आता है तो उसको हम मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं। तो ज़्यादातर रोबोटिक सर्जरी जो करते हैं वो थोड़े एडवांस ट्यूमर्स में भी करते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस जो हम अभी कर रहे हैं सर्जरीज वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए कर रहे हैं। उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब जो बड़ी आंत है या रेक्टम और एनल कैनाल की जगह पे है, वहाँ पे जो कैंसर आता है वहाँ पे हम करते हैं। गायनेकोलॉजिकल कैंसर जैसे यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हिंदी में मैं बोलूँगा गर्भसंची के कैंसर्स, यहाँ पे उसका काफ़ी रोल होता है। उसके साथ साथ जो पेट के स्टमक कैंसर है, उसके बाद ईसोफेजियल जो अन्नवाहिका है, ईसोफेजियल कैंसर है, लंग कैंसर है, मिडियास्टिनल ट्यूमर, मतलब ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, जैसे थायराइड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में भी अभी हम रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, अगर मैं बात करूं पारंपरिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि जो हमेशा से की जा रही है, इसकी तुलना में रोबोटिक सर्जरी जो कि बहुत एक नई टेक्निक के तौर पर हम देखते हैं इसे, ये इसके क्या फ़ायदे होते हैं इनमें से, अगर तो हम डिफरेंस करें सब में तो? यस, 3-4 चीज़ें हैं जिससे मैंने बताया कि आपके रोबोटिक सिस्टम में आपके पेशेंट का हर डेटा हम डाल सकते हैं और उससे हमको काफ़ी एडवांस इंफॉर्मेशन मिलती है कि ट्यूमर एग्जैक्टली कहाँ है, उसके आजू बाजू के स्ट्रक्चर कहाँ है। जो जूम मैग्निफिकेशन है उससे हम जो छोटे छोटे नर्व्स है या वेसल्स है जो इम्पॉर्टेंट है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और जैसे स्फिंक्टर प्रिजर्वेटिव सर्जरीज, मोशन के एरिया में जो नीचे के जगह कैंसर होता है उसमें नेचुरल पैसेज ऑफ स्टूल्स एंड यूरिन अगर जाना है तो उसमें रोबोटिक सर्जरी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। रिकवरी जैसे कि नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी, जो ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में थोड़ा टाइम लग सकता है, 3-4 दिन सर्जरी के बाद रुकना सकता है। बट जो रोबोटिक सर्जरी से जो करते हैं उसमें सेकंड थर्ड डे ही पेशेंट काफ़ी मतलब एक्टिव हो जाता है, डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेशेंट कैन ज्वाइन, मतलब जॉब या जो भी प्रोफेशन है उसको जल्दी जाके ज्वाइन कर सकता है। और कई ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ पे इट इज़ लाइक अ बून, मतलब जो प्रोस्टेट कैंसर है या ईसोफेजियल कैंसर है या मिडियास्टिनल ट्यूमर्स है, यहाँ पे लैप्रोस्कोपी और कन्वेंशनल सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, उसमें हम रोबोटिक सर्जरी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, एक बात ये भी है, जैसे रोबोटिक सर्जरी में आपने बताया कि ज़्यादा टाइम तक तो हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता है, लेकिन अगर ओवरऑल हम पूरे ठीक होने की बात करें तो कितना समय लगता है रिकवरी में? ओवरऑल ठीक होने के लिए मेरे ख्याल से अराउंड 1 वीक to 10 डेज़ लगते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब पेशेंट का जनरल कंडीशन, उसके हीलिंग मैकेनिज़म्स जैसे डायबिटीज़ है या दूसरे इश्यूज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, ही इज़ ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या पहले कीमोथेरेपी कुछ लिया है, तो हीलिंग मैकेनिज़्म कभी कभी डिलेड भी हो सकता है। दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट ओवरऑल रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। ओवरऑल रिकवरी डेफिनेटली इट इज़ अर्ली, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। देखिए, आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारी सर्जरी की अब तक, हमने जैसे कि पहले भी कहा था। तो अब तक जितने भी मरीज़ हैं जिनका सक्सेसफुली सर्जरी हुई है, रोबोटिक सर्जरी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक का? यस, काफ़ी अच्छा है। और
मैं एक यहाँ पे मेरे को याद है एक पेशेंट है लक्ष्मी वेंकट बोल के, जिसको यूट्राइन कैंसर था एंड उसकी एक ही डॉटर है, वो यूएस रहती है एंड दे वर लिटिल वरीड कि अभी वो यूएस से यहाँ आना है, फिर सर्जरी करना है, कोई अकम्पनी चाहिए और फिर जल्दी जाना है एंड उसका सर्जरी हमने एंड शी वांटेड डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी, तो बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा एंड शी वाज सो इमोशनल आफ्टर द सर्जरी, मतलब जाते वक्त वो और बाद में रिकवरी के बाद इतनी इमोशनल हो गई थी कि डॉक्टर साहब आपके वजह से हमारा ट्रीटमेंट अच्छा होगा, रोबोटिक सर्जरी के हिसाब से अर्ली रिकवरी हो गई। और द बेस्ट पार्ट इज़ उसका कैंसर वेरी वेरी अर्ली स्टेज में था, तो उनको एडजुवेंट थेरेपी मतलब कीमोथेरेपी रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो इतनी खुश थी एंड शी वाज अगेन एंड अगेन थैंकिंग अस कि भाई बहुत अच्छा हुआ। सो ऐसे कई सारे पेशेंट हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड वी आर ऑल्सो फील हैप्पी कि इतने सारे पेशेंट को हम सेव कर सकते हैं, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन मेक द डिफरेंस एंड दीज आर फुलफिलिंग मोमेंट्स इन आवर लाइफ। मतलब जो बोलते हैं ना कि इसके लिए ही हम ये दिन देखने के लिए ही हम जीते हैं, उनकी हंसी, उनके गोइंग बैक टू द लाइफ, मीटिंग विद द फैमिली, और वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस आपने बहुत ही अच्छा था जो हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर सचिन, देखिए जो पेशेंट हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, उनके परिवार में कोई सदस्य हो सकते हैं जिन्हें कैंसर होगा, वो अगर इलाज कराने के लिए भटक रहे हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक तो चीज़ है कैंसर के बारे में, फर्स्ट थिंग जैसे बताया कि काफ़ी मिथ्स भी है और फैक्ट्स भी है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इससे कैंसर हो सकता है क्या, इससे नहीं हो सकता है क्या, क्या है, तो ये मिथ्स एंड फैक्ट्स हमको क्लियर करने चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, जिसमें हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर डाइटिंग इज़ अ इशू, मतलब डाइटिंग नॉर्मली क्या होता है, डाइटिंग इज़ ईटिंग लेस, इट इज़ नॉट डाइटिंग इज़ न्यूट्रिशनल फूड। अच्छी तरह से हम क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, हेल्दी चीज़ें खाना है। वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, जो आजकल बहुत रेयर हो रहा है, एटलीस्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स 5 डेज़ अ वीक, जो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा साइंस बोल रहा है कि 5 डेज़, हफ्ते में 5 दिन एक आधा घंटा आप कोई भी एक्सरसाइज करना है, इधर जिम या वॉकिंग या डांस या प्ले, शटल, स्विमिंग, वट एवर इट इज़, ये करना है। और इसके बाद जो भी एडिक्शंस है, जो कई लोगों को गुटखा, स्मोकिंग और कई सारे एडिक्शंस रहते हैं, वो कम करना है या बंद करना है। और स्क्रीनिंग एक मोडालिटी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 40-50 साल के बाद हमका हेल्थ जांच करना है, जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये चीज़ें नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन कई टेस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली कैंसर के लिए होते हैं। जैसे ब्रेस्ट के लिए, लेडीज़ के लिए ब्रेस्ट मैमोग्राफी हर साल करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। इसके बाद जो जेंट्स है, मेल्स है, वो 50 साल के बाद 50 प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, तो उनमें PSA जैसे ट्यूमर मार्कर्स है, ब्लड टेस्ट है, वो करने चाहिए। तो ये सब स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ भी अगर हम हेल्थ के हिसाब से करेंगे तो आई थिंक हम कंट्रोल पर कर पाएंगे, डिटेक्ट अर्ली कर पाएंगे। और अगर होता भी है अनफॉर्चुनेटली, या हमारा कुछ इश्यूज़ है, कैंसर होता भी है, तो भी नाउ देर आर गुड लेटेस्ट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल, जैसे हमने डिस्कस किया, वो सब हम देख सकते हैं। अगर हम ये सब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। डॉक्टर सचिन, आपने कुछ बुक्स भी लिखी है जो शायद हमारे पास है भी इस वक्त, आप लेकर आए हमें दिखाने के लिए, उनके बारे में बताइए। यस, कोविड टाइम में थोड़ा काम कम था, तो दैट स्टक एन आइडिया कि मैं एक बुक लिखूं इसके बारे में, तो मैंने स्टार्ट किया। ये है आई एम अनस्टॉपेबल बुक, शुभांगी जी। इसमें एवरीथिंग इज थॉटफुल, जैसे आई एम अनस्टॉपेबल, कैंसर is not going to stop you, you are unstoppable, that's why the name is unstoppable, and together we can, और उस कैंसर को उसको स्लैश किया है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ बुक जो मैंने लिखा था, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको मैंने 4-5 पार्ट्स में लिखा। जो पहला पार्ट है जिसमें मैंने हमारे कोई कैंसर पेशेंट्स को मैंने बताया कि आपका जर्नी, आपका इमोशनल स्टेटस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जैसे कि आपके दिमाग में क्या आया है, आपके इमोशंस कैसे थे, आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी,
और ट्रीटमेंट के दरियान क्या कॉम्प्लिकेशन है, हाउ दो चैलेंजेस यू हैव सरपास, तो उसको हमने एडिट किया और उसमें पहला चैप्टर वही है कि इट इज़ देयर आर इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, प्रेरणादायी स्टोरीज है, कथाएं है कि उनको हाउ दे केम फ्रॉम द डेथ ब्रिंक, मतलब वापस कैसे आए, हाउ दे रिगेन देयर लाइफ. आई थिंक दिस आर वेरी हार्ट टचिंग स्टोरीज. और दूसरा पार्ट यह है कि जैसे कैंसर क्यों होता है, उसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, कीमोथेरेपी क्या है, रेडिएशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सब मैंने उसमें बताया है. थर्ड पार्ट इज़ अवर इंडियन सिस्टम, जो आयुर्वेदा है या जो होम्योपैथी है या डाइट है, एक्सरसाइज है, फिटनेस है, ये सब चीज़ें हाउ इट हेल्प्स इन द हीलिंग. फोर्थ चैप्टर आई फील वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इमोशनल वेलनेस ड्यूरिंग कैंसर. कई बार कई पेशेंट डिप्रेस हो जाते हैं, एजिटेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, कैंसर वापस आ सकता है, क्या करना है. तो उसके लिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, जब वो जाते तो क्या बात करनी चाहिए, उनके जब मिलने को जाते तो क्या गिफ्ट्स देने चाहिए, स्मॉल चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल से लिखी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि कैंसर इज़ वेरी कॉस्टली डिसीज़, कई मतलब लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं. डॉक्टर सचिन, आपने बहुत सारी बातें की यशोदा हॉस्पिटल को लेकर, कैंसर को लेकर, और बहुत सारी जानकारी, नॉलेज हमें भी मिल गई है. बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए. थैंक यू. और मैं भी शुभांगी जी, आपका और IBC 24 सब टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. और जैसे मैंने पहले बताया, एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट हम कई थोड़े लोगों तक ही टच कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, लेकिन आपके ऑडियो विजुअल माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में भी, आउटसाइड इंडिया भी इसकी जो भी हेल्थ अवेयरनेस होगा, जागरूकता होगी, उससे कई सारे पेशेंट्स को या उनके फैमिलीज़ को बेनिफिट होगा. तो आई एम श्योर बहुत ही अच्छा रहा हमारा डिस्कशन. और इसमें से एक जान भी अगर बच सकती है, एक भी कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, या किसी को सेकंड ओपिनियन के लिए अप्रोच हो सकता है, तो आई थिंक हमारा आज का ये डिस्कशन फ्रूटफुल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ऐसे मैं मानूंगा. और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपका स्टूडियो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के. आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. I congratulate all the team and I wish best of luck for your future growth. Thank you so much सचिन, again and again. और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24. नमस्कार.